नमस्कार, स्वागत है ग्रैंड न्यूज में आपका और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए देखते हैं ग्रैंड न्यूज की खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सच उजागर करने गई ग्रैंड न्यूज की टीम पर हमला करने वाला महिमा अस्पताल का तथाकथित गुंडा गिरफ्तार। संयुक्त ट्रेड यूनियन ने बोरिया गेट पर धरना प्रदर्शन कर वेतन समझौते के पूर्व बीएसपी प्रबंधन पर बनाया दबाव। कोरोना मरीज की मौत पर परिजनों ने काटा बवाल, स्थिति की जानकारी मिलने पर हुआ हंगामा शांत। अवैध शराब का परिवहन करते शराब तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने शराब के साथ जब्त की स्विफ्ट डिजायर कार। अब खबरें विस्तार से। महिमा अस्पताल का तथाकथित गुंडा गिरफ्तार हो गया। सोमवार को लाइव कवरेज समाचार में गई ग्रैंड न्यूज की टीम पर हमला करने वाले आरोपी को उतई पुलिस ने धारा 294, 506 और 427 के तहत गिरफ्तार किया। उतई स्थित महिमा अस्पताल का लाइव कवरेज करने गई ग्रैंड न्यूज की टीम पर सोमवार को महिमा अस्पताल का तथाकथित गुंडा, जो कि समाचार में व्यवधान उत्पन्न कर रहा था, वहीं ग्रैंड न्यूज की टीम के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को उतई पुलिस ने दर्ज करते हुए आरोपी लोकेश साहू को गिरफ्तार किया। थाना उतई में ग्रैंड न्यूज की टीम कवरेज के लिए आई हुई थी, तो उसी दौरान एक लोकेश साहू नाम का व्यक्ति जो वहाँ झटकी कर मोबाइल तोड़ दिए, तो इसके तहत गिरफ्तार कर उसको कार्रवाई की गई। कौन सी धारा लगी था इसमें 294, 506 और 427। समाज का चतुर्थ स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को सच्चाई दिखाने पर धमकियों का सामना करना पड़ता है। ग्रैंड न्यूज ने 19 मार्च और 22 मार्च को महिमा अस्पताल द्वारा लेबर और ड्रेसिंग रूम में कैमरा लगाकर महिलाओं की प्रसव वेदना का समाचार प्रमुखता से दिखाया था। सच्चाई को दबाने का प्रयास महिमा अस्पताल के प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ग्रैंड न्यूज बिना किसी दबाव के सच्चाई को उजागर करके सबके सामने ला दिखाया और आगे भी दिखाएगा। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। एनजेसीएस की बैठक से पूर्व मंगलवार को संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा वेतन समझौते को लेकर बोरिया गेट के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य सेल प्रबंधन पर दबाव बनाना है। आज के प्रदर्शन में सभी यूनियनों के द्वारा आगामी बैठक में वेतन समझौता किए जाने पर बल दिया गया। 31 मार्च की बैठक में वेतन समझौता नहीं होने की स्थिति में सीधी कार्यवाही करने की चेतावनी भी प्रबंधन के खिलाफ इस प्रदर्शन के माध्यम से दी गई। मंगलवार की सुबह भिलाई इस्पात संयंत्र के बोरिया गेट के समक्ष प्रदर्शन करने वाले यूनियन में इंटक, एटक, सीटू, एचएमएस, एक्टो, इस्पात श्रमिक सभा सहित अन्य यूनियन के सदस्य शामिल हुए। सभी यूनियन के पदाधिकारियों ने इस दौरान नारेबाजी भी की। कर्मचारियों की मांग के अनुरूप वेतन समझौता किए जाने के लिए दबाव बनाया जाना यूनियनों का मुख्य उद्देश्य था। आज हमारा प्रदर्शन जो है सेल कर्मचारियों का वेतन समझौता को लेकर कर रहे हैं। हमारा वेतन समझौता 1 जनवरी 2017 से ड्यू है। प्रबंधन अभी तक कोई उस पर सकारात्मक पहल नहीं उठाया है। हम तमाम सेल कर्मचारियों की मांग है कि कम से कम वेतन जो है 15% MGB, 35% पार्ट्स, 10 साल के लिए 9% पेंशन की बात को लेकर लड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे आपातकालीन स्थिति में कोरोना काल में भी सेल के कर्मचारियों ने लगातार मेहनत करके स्टील इंडस्ट्री को बचाए रखा है। इसलिए हमारी मांग है कि आप तत्काल अगली जो बैठक 31 मार्च को रखी गई है, अगर ये फैसला नहीं करते हैं तो कोई भी सीधी कार्रवाई की जाएगी प्रबंधन के खिलाफ। प्रबंधन की अड़ियल रवैया को लेकर वेज रिवीजन के बारे में 8 यूनियनों ने संयुक्त प्रदर्शन का ऐलान किया था और आज का प्रदर्शन जबरदस्त है। हमारा एक ही मांग है कि 15% MGB, 35% पर्क्स और 10 साल का समझौता और 9 साल का पेंशन अंशदान और 4 साल का एक मुश्त एरियस मिलना चाहिए। ये इसीलिए आज हम सभी ट्रेड यूनियन के लोग इकट्ठा हुए हैं और आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा ये कहना है भिलाई इस्पात संयंत्र के लोगों का कि अगर 31 मार्च को
समझौता नहीं हुआ और चाहे एक दिन मीटिंग हो चाहे 2 दिन मैराथन मीटिंग करके इस बार फैसला होगा। कर्मचारियों की मांग है कि वेतन समझौता 1 जनवरी 2017 से लंबित है और इसी दिन से इसे लागू किया जाए। वेतन समझौते के पश्चात आज पर्यंत तक का पूरा एरियर्स का भुगतान प्रबंधन करे। साथ ही 10 वर्षीय वेतन समझौते के तहत 15% MGB, 35% पर्क एवं पेंशन में 9% की प्रबंधन भागीदारी करे। 1 जनवरी 2017 से एरिया का पूर्ण रूप से भुगतान प्रबंधन द्वारा किया जाए। किसी भी प्रकार की कटौती कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि इस बैठक में समझौता नहीं होने पर यूनियन के द्वारा प्रबंधन के खिलाफ सीधी कार्यवाही की जाने की बात भी कही गई। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। हाईटेक अस्पताल में बीती रात्रि एक कोरोना मरीज की मौत को लेकर परिचितों ने बवाल काटा। काफी देर बाद स्थिति समझ में आई, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। इस्पात नगरी के हाईटेक अस्पताल में सोमवार की रात्रि इंदिरा नगर सुपेला निवासी अमर चौहान की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि जब मरीज को 18 मार्च को यहां भर्ती कराया गया था तो उसकी नब्ज बहुत ही धीमी चल रही थी। वहीं ऑक्सीजन लेने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं थी। अमर सिंह चौहान एक 33 वर्षीय युवक दिनांक 18 तारीख को करीबन दोपहर को 2:45 बजे अस्पताल में निश्चेतना अवस्था में लाया गया था। उस वक्त इसकी बीपी पल्स की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी और सांस भी बहुत मुश्किल से चल रही थी। तो आपने इसके परिवारजनक को बता दिया था कि स्थिति बहुत गंभीर है? हमने इनके परिवारजनों को बताया था कि बहुत सीरियस पेशेंट है, जिस वक्त भर्ती ले रहे थे बहुत सीरियस पेशेंट है। हम कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमने वहीं पे इनको वेंटिलेटर लगा के और ज़रूरी दवाइयाँ मुहैया करा के इनका इलाज शुरू किया, जिसमें हमें कुछ रिस्पांस मिला। मीनवाइल इनकी RT-PCR की रिपोर्ट कोविड के लिए पॉजिटिव आ गई और हमारा ट्रीटमेंट कोविड के सबसे सीवियर फॉर्म जो होता है ARDS, कोविड ARDS जिसको बोलते हैं, उसके तर्ज पे चलना शुरू हो गया। आज करीबन शाम को 5-5:15 बजे के आसपास उसकी तबीयत जब बहुत ख़राब होने लग गई तो भरसक प्रयास के बावजूद भी हम उसको नहीं बचा पाए। 18 मार्च को अस्पताल में भर्ती करने के दौरान ही डॉक्टरों ने मरीज अमर चौहान को इलाज के लिए ICU रेफर कर दिया था। वहीं कागजी कार्यवाही बाद में पूरी हुई। वो देखो, जब घर में था, वो गुरुवार के दिन है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा था उसको, तो हम लोग खुद लेके आए, हाईटेक में लाए। उस समय इसका जब एडमिट किया हम लोग, जब एडमिट किया उसको तो 39.2 ऑक्सीजन था। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड फॉर्म भर ही रहा था, मैं उसको MIC में ले गया, मेडिकल ICU में लेकर चले गए तुरंत। उसके बाद डॉक्टर से बात ही नहीं हुआ, कुछ बोलते बिजी है करके। उसके बाद बोलते हैं आपको बताया गया था कि कंडीशन बहुत सीरियस है? हाँ, बताया गया था कंडीशन सीरियस है करके बताया गया था वो। उसके बाद मैं एक दिन पहले कोरोना का टेस्ट करवाया था मैं, शंकराचार्य में। पॉजिटिव लिख लिया। वो एडमिट हुआ 2:30 बजे, हमको रिपोर्ट मिला 4 बजे। तो वहाँ के कौशिक सर जा रहे थे रिपोर्ट फिर टेस्ट करने कोविड का, बोला सर मोबाइल मैसेज आ गया पॉजिटिव है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा अमर चौहान के परिजनों और परिचितों को अमर चौहान की स्थिति से पूरी तरह अवगत करा रहे थे। भर्ती करते समय अमन की वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया था। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए दुर्ग पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी तरुण तिवारी उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर अंग्रेजी शराब की 121 बोतलें और एक स्विफ्ट डिजायर्स कार को बरामद किया। पुलिस गिरफ्त में खड़ा तरुण तिवारी उर्फ बबलू नामक यह वही युवक है जिसे बीती रात दुर्ग पुलिस ने शराब का अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति कार की डिक्की में शराब का अवैध परिवहन कर रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी तरुण तिवारी को पकड़ा और जब कार की डिक्की खोली गई तो डिक्की में 121 बोतल अंग्रेजी शराब के अलावा 9 ऐसी बोतलें मिली जिसमें शराब तो थी लेकिन बोतल में किसी तरह का ना तो नाम था और ना ही सील लगी थी। आरोपी से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि शराब दुर्ग के मालवीय नगर स्थित 4 सीजन बार में ले जाई जा रही थी। इस पूरे मामले में नगर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने बताया कि शराब कहां से लाई जा रही है उस विषय पर पूछताछ अभी जारी है।
दुर्ग पुलिस के द्वारा जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशे के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल हमको सूचना प्राप्त हुई कि एक स्विफ्ट डिज़ायर कार में नशे का अवैध जो अंग्रेजी शराब है उसका अवैध परिवहन किया जा रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर मालवीय नगर चौक के पास उस गाड़ी को नाकाबंदी कर रोका गया है और उस गाड़ी को रोकने पर जो ड्राइवर है तरुण उर्फ बबलू तिवारी जैसे चला रहा था, उसे रोकने और उससे पूछताछ की गई तो वहाँ पर डिक्की में गाड़ी में 121 बोतल अंग्रेजी शराब और 9 बोतल वो ऐसी शराब मिली है जिसमें कोई सील वील नहीं लगी थी और उसे मौके पर से जब्त किया गया है और साथ ही तरुण उर्फ बबलू तिवारी को वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पकड़ी गई 121 बोतल शराब और स्विफ्ट डिजायर्स कार की कीमत 5,11,000 रुपए आंकी गई है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बालोद जिला पुलिस को मानव तस्करी के मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पुलिस ने जिले के रणचिरई थाना में दर्ज 3 लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर जब जांच चालू की तो उन लड़कियों को मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य से बरामद किया और जिसके बाद में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ। मामले में फोन कॉल और फेसबुक के माध्यम से मध्य प्रदेश शिवपुरी के रहने वाले नीलेश कुमार ने प्यार के जाल में पहले एक युवती को फंसाया और उसके बाद उसे शादी का झांसा देकर इंदौर ले गया, जहां उसने अपने इलाज के बहाने युवती से कई रुपए भी उसके खाते से निकाल लिए, साथ ही दुष्कर्म भी किया। वहीं उस युवती के माध्यम से उसके 2 अन्य सहेलियों को भी नौकरी का झांसा देकर बुलाया, जहां युवतियों को गुजरात भेज दिया। पूरे मामले पर पुलिस ने जांच की और मोबाइल लोकेशन के आधार पर युवतियों को बरामद किया है, जहां प्रेम जाल और शादी का झांसा देकर नौकरी लालच देकर तीनों युवतियों को आरोपियों ने कमरे में रखा हुआ था, जहां सभी युवतियों को बरामद कर वापस सुरक्षित ले आई है। वहीं इस पूरे मानव तस्करी गैंग के 7 आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी मध्य प्रदेश के शिवपुरी के रहने वाले हैं और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। थाना रणचिरई अंतर्गत गुमशुदा एक लड़की को दर्ज किया गया था और उसकी पता तलाश की जा रही और बाद में उसी क्षेत्र से 2 अन्य लड़कियों के भी गुमशुदा का मामला आया है, जिस पर पुलिस थोड़ा सा और जोर शोर से उसका प्रयास करने लगी। साइबर सेल और संयुक्त बालों अलग अलग टीम बनाकर इसमें प्रयास किया गया, तो इनका आरोपी का लोकेशन साइबर सेल के द्वारा इंदौर के आसपास होने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, तो टीम वहाँ भेजी गई। टीम भेजने पर 2 बालिकाओं को आरोपी के घर से किराए के मकान से बरामद किया गया तथा जो एक और बालिका के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने उस बालिका को एक अन्य मित्र के पास होना बताया, जहाँ से उस बालिका को भी बुलाकर बरामद किया गया, दस्तयाब किया गया। और इस पूरे प्रकरण में जो घटना है वो किस काल से शुरुआत होती है। आरोपी अनजान नंबर मिस कॉल करता था, जो एक लड़की के मिस कॉल है। बाद में आरोपी
उस लड़के और उसकी सहेलियों से भी बातचीत करता था और उनको प्रेम का झांसा देकर अपने आप को बीमार बताकर अपने खाते में पैसा भी जमा करवा लिया था। बाद में पैसे लेकर उसको वहाँ बुलाया था। बाद में जो 2 लड़के गए उनको ये बोला कि मैं तुमको अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा, ये झांसा दिया और उसको वहाँ बुला लिया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की सांस कहे जाने वाले मरौदा टैंक की सांस आधी रह गई है। कारण मरौदा टैंक में अब कुछ ही दिनों का पानी शेष रह गया है। इस्पात नगरी में भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण के साथ साथ संयंत्र और उसके संयंत्र कर्मियों के लिए पानी की व्यवस्था का पूरा जिम्मा मरौदा टैंक पर है। संयंत्र के अंदर पिघले हुए लोहे को आकार देने से लेकर संयंत्र कर्मियों के आवासों में पेयजल की व्यवस्था भी मरौदा टैंक ही करता है। लेकिन अब यह मरौदा टैंक आधा से ज़्यादा सूख गया है। इस टैंक में गंगरेल बांध, तांदुला बांध, खरखरा बांध और गोदली बांध से पानी भरा जाता है। वर्तमान में आधे से ज़्यादा खाली हो चुके मरौदा टैंक में टेंट हाउस वाले अपनी गंदे पर्दे और मैट धो रहे हैं। पानी तो अभी बहुत कम हो गया, इधर से पूरा ये भरा रहता था, पूरा भरा रहता था। हाँ। तो अभी कितने दिन हो गया पानी कम होते कंटिन्यू? अभी हुआ है, वैसे तो पहले पूरा भरा रहता था, यहाँ तक आते थे, तो अभी थोड़ा कम हुआ है। अभी कम हुआ है। हाँ। तो नहर नहीं आ रही? अभी नहर अभी चालू हो जाएगा। अभी क्या है, गर्मी लगेगा ना, तो नहर आता है, वो डायरेक्ट आता है ना इसमें पानी नूरी से। हाँ, उधर से आता है, सीधा गंगरेल पंगले तरफ से आता है, वो डायरेक्ट आता है पानी। मरौदा टैंक में 15 दिन का पानी शेष रहने पर बीएसपी प्रबंधन जल संसाधन विभाग को सूचित करता है। उसके उपरांत ही नहर द्वारा पानी छोड़ा जाता है। वर्तमान में मार्च माह में जल भराव की स्थिति नहीं के बराबर हो गई है। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। ठगड़ा बांध ओवरब्रिज का लोकार्पण गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के आतिथ्य में संपन्न हुआ। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने फीता काटकर ओवरब्रिज आम जनता को समर्पित किया। कार्यक्रम में दुर्ग विधायक अरुण वोरा, प्रतिमा चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। ठगड़ा बांध ओवरब्रिज का लोकार्पण छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के कर कमलों द्वारा संपन्न किया गया और हजारों की संख्या में मौजूद लोग कार्यक्रम के साक्षी बने। गौरतलब है कि जनता की बहुप्रतीक्षित मांग और लंबे इंतजार के बाद ठगड़ा बांध ओवरब्रिज निर्माण का कार्य आरंभ किया गया और 41 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ओवरब्रिज का लोकार्पण भी सही समय अवधि में किया गया, जहाँ छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक अरुण वोरा ने फीता कर ओवरब्रिज को आम जनता के हवाले किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि दुर्ग विधायक के प्रयासों और सूबे के मुखिया की पहल से दुर्ग में लगातार विकास की गंगा बह रही है और आने वाले कुछ सालों में लोग दुर्ग को पहचान नहीं पाएंगे। बोले वो 6 दिन में शुरू हो जाते, बोलेगा 7वां दिन भलो इंतजार नहीं करे। तो लगातार दुर्ग शहर के जन विकास होते होकर परिचायक सिर्फ और सिर्फ माननीय अरुण वोरा के लगन और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के सहृदयता तो सब तरफ थे। खाली दुर्ग के बात नहीं है, पूरा छत्तीसगढ़ में है। जिन दिन में जिम्मेदारी संभाले जिन दिन में विकास के क्रम लगातार आप देखा हो। वहीं ओवरब्रिज के निर्माण से अब रोजाना रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से भी निजात मिल सकेगी और सरल व सुगम आवागमन आम जनता कर सकेगी। ओवरब्रिज निर्माण को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मीडिया को बताया कि जनता की बरसों पुरानी मांग को पूरा किया गया है और आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार अनेक विकास कार्य कर दुर्ग की तस्वीर को बदल देगी। बहुत पुराना मांग था ठगड़ा बांध के पास फ्लाईओवर बनना, क्योंकि ट्रेनें आती जाती थी, लंबा समय रुक जाते थे लोग काफ़ी, और सामने जेल भी है, इसलिए तो उसको पूरा कर दिए हैं, बन के तैयार हो गया है। और उसको अभी हम लोग आज उद्घाटन कर रहे हैं अभी, और 5 मिनट में उद्घाटन समाप्त हो जाएगा और इसमें आवागमन सुधरेगा, लोगों को तकलीफ नहीं होगी, रुकना नहीं पड़ेगा, जनता को सुविधा मिलेगी, सभी लोगों को जिले की। फिलहाल काफी जद्दोजहद और विवाद के बीच ओवरब्रिज का लोकार्पण कार्य अटका पड़ा था, लेकिन विलंब से ही सही सत्ता पक्ष ने ब्रिज का लोकार्पण कर उसे आम जनता को सौंपा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते नगाड़ा व्यापारी काफी परेशान है। शासन के सख्त आदेश के कारण कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के कारण नगाड़ा बेचने वालों के नगाड़े नहीं बिक रहे हैं।
होली की ग्राहकी शुरू भी नहीं हो पाई थी और कोरोना दोबारा रफ्तार से लौट आया, जिसके कारण लोगों में नगाड़ा खरीदने की बिल्कुल उत्सुकता नहीं दिखाई दे रही। अभी तक की ग्राहकी की नगाड़ा व्यापारी काफ़ी चिंता में डूबे दिखाई दे रहे हैं और व्यापारी को अपनी लागत तक भी नहीं मिल पा रही है। नगाड़ा व्यापारी ने बताया कि पिछले साल नगाड़ा की अच्छी मार्केटिंग हुई थी और इस साल कोरोना महामारी के चलते लोग नगाड़ा लेने के लिए उत्सुक नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिससे व्यापारी निराश दिखाई दे रहे हैं। बाजा ही नहीं बिक रहा है, अगले साल भी नहीं बिका था। कोरोना महामारी के चलते बहुत लागत से बनाते हैं क्योंकि नहीं बिक रहा है बाजा। कलेक्टर का भी आदेश है कि सामूहिक नगाड़ा नहीं बजाना ऐसे करके, तो फिर खरीद ही नहीं रहे कोई नगाड़ा। क्या लगता है भैया इस साल आप लागत लगाए हैं, आपकी लागत वसूल हो पाएगी नहीं हो पाएगी? नहीं लग रहा है भैया, इस साल तो नहीं लग रहा है, अगले साल भी नहीं हुआ था, इस साल भी नहीं लग रहा है, परेशान हैं हम सब। मार्केट डाउन लग रहा है भैया, ऐसा नहीं लग रहा है क्या इस साल, मतलब इस साल को कम से कम नगाड़ा उंगारा बेच डाले थे हम लोग थोड़ा बहुत। अब इस साल तो पूरा ही डाउन लग रहा है। ऐसे पता रहता पहले से तो हम लोग नहीं बनाते, आगे कदम ही नहीं उठाते। थोड़ी देर कुछ दिन बोलते हैं लॉकडाउन लगेगा, फिर नहीं लगेगा, कोई समझ में नहीं आ रहा है। हमारे बारे में भी, गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए, है नहीं? छोटे छोटे बच्चे पकड़ के आए हैं, 4-5 दिन की बात है, आगे कुछ सोचेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ग्रैंड न्यूज़ में खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने होली त्योहार को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। उसी गाइडलाइन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के पंच और सरपंचों को थाने में बुलाकर उसका पालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। कोरोना महामारी पुनः धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है, जिसका असर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। वर्तमान परिस्थितियों में जहां शासन ने स्कूल कॉलेजों को बंद करा दिया है, तो वहीं 28 मार्च को होने वाले त्योहार होली को भी लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को उतई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण इलाकों के पंच सरपंच को बुलाकर सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र ओगरे ने शासन के दिशा निर्देशों से उन्हें अवगत कराया। ये आगामी होली त्योहारों को देखते हुए शासन के जो दिशा निर्देश है माननीय कलेक्टर साहब के, उस संबंध में ये मीटिंग रखा गया था। ये शांति समिति का मीटिंग है जो प्रत्येक वर्ष होली के संबंध में लिया जाता है। तो इस वर्ष भी लिया गया है, जिसमें गांव के नागरिक, सरपंच, पंच सभी को आमंत्रित किया गया है जो आए। कितने लोग आए सर? लगभग 100 लोग आए हैं। शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को पंच और सरपंच अपने क्षेत्र में जाकर ग्रामीणों को होली का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील करने के साथ साथ शासन की गाइडलाइन भी समझाएंगे। कलेक्टर के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग यहाँ थाना में हमको बुलाया गया है उसके गाइडलाइन की जानकारी देने के लिए। तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं और गाइडलाइन के अनुसार ये बताया गया है कि होली में 5 व्यक्ति एक साथ जमा नहीं होंगे और नगाड़ा बाजा डीजे नहीं बजाया जाएगा और शांति तरीक़ा से आप होली का त्यौहार को सभी गाँव वासियों को मनाना है, ऐसे गाइडलाइन बताया गया है। तो बस हम उसी का पालन अपने गांव में करवाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारे पुलिस स्टाफ के महोदय जी लोग बता रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन काफी सजग है। वहीं ग्रामीण स्तरों में जनप्रतिनिधियों द्वारा होली के त्योहार को लेकर सजगता बरतने की अपील की जा रही है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मंगलवार को उतई थाने में परिलक्षित हुआ। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने जिला पंचायत सभागार में जिले से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष तुलसी साहू भी मौजूद रहीं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने जिला पंचायत सभा कक्ष में दुर्ग से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक के समक्ष कुल 24 प्रकरण आए, जिनमें से 17 प्रकरणों में पक्षकार उपस्थित रहे, जिसमें से 7 प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया। आयोग के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में एक प्रकरण ऐसा था जिसमें आवेदिका के द्वारा प्रकरण वापस लेने की बात रखने पर पति पत्नी को साथ रहने के निर्देश दिए गए और मामले में निगरानी के लिए अधिवक्ता को अधिकृत किया गया। 6 महीने तक अधिवक्ता इसकी निगरानी करेंगे व शांतिपूर्ण ढंग से रहने पर मामला नस्तीबद्ध करने की बात कही। इसी तरह जिन प्रकरणों में साक्ष्य व दस्तावेज संलग्न किया जाना हो, उसमें संबंधित पक्षकारों को सभी संबंधित दस्तावेज अगली सुनवाई के पूर्व जमा करने के आदेश दिए गए। प्राप्त प्रकरणों की जानकारी और उन पर की गई कार्यवाही को लेकर छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कुछ इस तरह की जानकारियों से अवगत कराया। आज लगभग 22 से 25 मामले दिख रहे हैं, कुछ नए मामले भी आ गए हैं और अच्छी बात ये रही कि आयोग की आज पहले सुनवाई उन मामलों से हुई जिसमें दोनों मामलों ने आपसी सुलहनामा कर लिया था। तो लगभग 4 मामलों में आपसी सुलहनामा हुआ है और कुछ मामले जो यहाँ सुनवाई हुई है उसमें भी लगभग सुलहनामे की स्टेज है, परंतु उनमें निगरानी के लिए रखा गया है। एक मामला था जिसमें आवेदिका अकेली आई थी और इलाहाबाद में पति रहता है, वो ले जाएगा, पर हमारी कोशिश ये होती है कि जब तक दोनों पक्ष ना आए सुलहनामे में और लड़की को ले करके ना जाएं और उसके साथ चाल चलन व्यवहार ठीक ना रखें, तब तक कि हम उस मामले को नस्तीबद्ध नहीं करते हैं। तो इस प्रकरण में भी हमने उसे समझाइश दिया है कि आपकी 6 माह तक की निगरानी आयोग की तरफ से की जाएगी और इसलिए हम यहाँ पर जनप्रतिनिधि और अधिवक्ताओं को बिठा करके भी रखते हैं और हमारी कोशिश होती है कि वो जो यहाँ इस ज़िले के मामले हैं उस पर उनकी सतत निगरानी रहे, ताकि आयोग के फैसले का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल 24 प्रकरण आयोग के समक्ष रखे गए, जिनमें से 17 प्रकरणों के पक्षकारों की मौजूदगी में 7 प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ भिलाई निगम प्रशासन भी सख्त हो गया है। जोन 1 के करीब 6 जगहों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। अचानक ही कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में इजाफा होने के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम भिलाई ऐसे क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाकर आसपास के लोगों को जागरूक कर रही है ताकि वे स्वयं भी कोरोना वायरस से बचे रहें, साथ ही औरों को भी बचाए रखें। कंटेनमेंट जोन बनाने को लेकर भिलाई निगम के कर्मचारी बांस बल्ली से घेरा कर रहे हैं ताकि कोई अन्य व्यक्ति कोरोना वायरस की चपेट में ना आ सके। जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी स्वयं बन रहे कंटेनमेंट जोन स्थल पहुंचे और कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। नगर निगम जोन 1 के अंतर्गत कोविड के कुछ हॉटस्पॉट एरिया चिन्हांकित किए गए हैं। हमने एक एनालिसिस किया है 15 तारीख से लेके 21-22 मार्च तक का, लगभग एक सप्ताह का। तो ये हमने पाया है कि हमारे जो 13 वार्ड हैं उसमें लगभग 678 केसेज इस एक सप्ताह के भीतर आए हैं। इसके संबंध में जैसा कि कलेक्टर सर का और नगर निगम कमिश्नर सर के आदेश हैं कि ऐसे एरिया जहाँ बहुतायत की संख्या में कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं तो उस एरिया में बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। इसको लेकर के एक बैठक हमने सुपरवाइजर्स की, सब इंजीनियर्स की और एई साहब की बुलाई थी और उनको एक फॉर्मेट हम लोग तैयार करके दिए थे जिसमें एक एरियाज़ के हिसाब से कितने पेशेंट्स किस किस एरिया में पाए गए हैं। उसके एनालिसिस के आधार पर हम लोगों ने पाया है कि अभी प्रारंभिक चरण में जोन 1 के अंतर्गत 7 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, जिसके लिए आज यहाँ शुरुआत कर दी गई है और इसकी जो डिटेल्स हैं 7 जगह के वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा दे रहे हैं। इन जगहों पर हम लोग कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं और ये क्षेत्र में जैसा कि पूर्व के नियम थे वो प्रभावशील रहेंगे। ठगड़ा बांध लोकार्पण को लेकर भाजपाइयों ने जमकर बवाल मचाया। विवाद का कारण सांसद सरोज पांडे व विजय बघेल की गैर मौजूदगी और दोनों ही सांसदों को अतिथि की श्रेणी में शामिल नहीं किए जाने से नाराज भाजपाइयों ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। ठगड़ा बांध ओवरब्रिज के लोकार्पण को लेकर लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। पक्ष विपक्ष दोनों ही बांध निर्माण के लिए अपने आप को श्रेय दे रहे थे, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार का शासनकाल होने की वजह से ओवरब्रिज के लोकार्पण का कार्य कांग्रेस द्वारा किया गया। इसी तारतम्य में ओवरब्रिज लोकार्पण सोमवार की देर शाम छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के हाथों किया गया, जिस पर भाजपाइयों ने नाराजगी जताते हुए कार्यक्रम का विरोध किया और आक्रोशित भाजपाइयों ने काला झंडा लेकर लोकार्पण स्थल जेल तिराहा की तरफ निकले। इसी बीच पुलिस ने भाजपाइयों को गिरफ्तार कर लिया व कार्यक्रम की समाप्ति तक भाजपाइयों को रविशंकर स्टेडियम में अस्थायी जेल बनाकर रखा गया। दरअसल भाजपाइयों की नाराजगी का मुख्य कारण सांसद सरोज पांडे व विजय बघेल को अतिथि की श्रेणी में शामिल नहीं करना था, जिस पर भाजपाइयों ने नाराजगी जताई। भाजपा नेता ने ब्रिज निर्माण का श्रेय लेने की रणनीति को करार देते हुए उद्घाटन के लिए पहुंचने पर मंत्री ताम्रध्वज साहू के सामने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी नाराजगी जताते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री उषा टावरी ने बताया कि ठगड़ा बांध का प्रपोजल सर्वप्रथम डॉक्टर सरोज पांडे ने रखा था, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार ने कार्य को आरंभ करवाया। भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया क्योंकि अभी जो राज्यसभा सांसद है और जो महापौर के समय विकास की गाथा जिन्होंने दुर्ग शहर के लिए लिखी थी और दुर्ग शहर लोग घूमने आते थे, ऐसी विकास करने वाली हमारी सांसद ने 2013 में इनकी मान्यता आई ठगड़ा बांध पुल की और उसके बाद 2017 में काम शुरू हुआ, फंड आया। लेकिन जो हमारी शहर की सरकार है, नगर निगम में बैठी है और अरुण बोरा जी, वो हमेशा से श्रेय की राजनीति किए हैं। अरे जब पैसा और परमिशन दोनों हमारी सांसद ने सरोज पांडे ने लाई थी तो उन लोगों का शासन का काम था कि उन लोगों को इस लोकार्पण में उनको बुलाना। उसका इन लोगों ने फ़ायदा लिए क्योंकि अभी सत्र चल रहा है तो ना हमारे दोनों सांसद उपस्थित नहीं हो सकते थे। यह जानबूझ के यह समय देख के उन्होंने रखा और शहर ना तो ये लोग विकास करते हैं, न शहर सरकार विकास करती है, न प्रदेश की सरकार विकास करती है,
लेकिन जो दूसरा विकास करता है उस पर हमेशा आके फ़ोटो खिंचवा के लोकार्पण करके और अपनी राजनीति करती है। इसलिए हम कल भाजपाई सब इनका विरोध प्रदर्शन करने गए थे। फिलहाल भाजपाइयों ने कांग्रेस द्वारा किए गए कृत्य को गलत बताया और सांसद सरोज पांडे व विजय बघेल की अनुपस्थिति में हुए ठगड़ा बांध ओवरब्रिज लोकार्पण कार्यक्रम पर बाधा भी डाली। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग के द्वारा कोरोना महामारी के बचाव संबंधित उपयोग में आने वाली सभी सामग्री जैसे सैनिटाइजर, मास्क व साबुन का वितरण आम जनता को किया गया और आम जनमानस से अपील की गई कि वे इन सामानों का उपयोग कर अपने आप को कोरोना संक्रमण से बचाएं। कोरोना महामारी का प्रकोप भारत में 2020 में छाया और धीरे धीरे महामारी ने भारत सहित पूरे राज्य और जिलों में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। महामारी से बचाव और अपने आप को सुरक्षित रखने विभिन्न तरह के उपायों के साथ साथ मास्क, साबुन और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को उपयोगी बताया गया। इसी तारतम्य में दुर्ग की जन समर्पण सेवा संस्था के द्वारा नेक पहल की गई और कोरोना महामारी से आम जनता को बचाने शहर के बीच पंडाल लगाकर मास्क, सैनिटाइजर व साबुन का वितरण किया गया और सभी से अपील की गई कि एक दूसरे से दूरी बनाते हुए मास्क का उपयोग अवश्य करें। कार्यक्रम को लेकर जन समर्पण सेवा संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा उर्फ बंटी ने कुछ इस तरह की जानकारियां दी। 22 मार्च 2020 देश में पहला कोरोना महामारी के लक्षण की जानकारी देश के लोगों को मिली थी, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों द्वारा पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। आज 22 मार्च है, 1 साल हो चुका है, पर कोरोना हम सब के बीच से नहीं गया है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण है जिसके कारण यह महामारी हम सब के बीच से नहीं गई है। तो आज जन समर्पण सेवा संस्था मास्क, सैनिटाइज़र और साबुन का वितरण कर रही है और जनता से भी अनुरोध करती है कि अपने घर से जहां से भी निकलें सैनिटाइज़र, मास्क और साबुन का उपयोग अवश्य करें। आज इस महामारी को पूरा 1 वर्ष हो चुका है। अगर अब भी हम इस ओर ध्यान नहीं दिए तो यह बहुत ही विकराल रूप ले लेगी। फिलहाल जन समर्पण सेवा संस्था आज से नहीं बल्कि बीते कई वर्षों से जनमानस की सेवा करती आ रही है। मास्क, सैनिटाइजर वितरित करना भी उसी कड़ी का हिस्सा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।